18वीं सदी की शुरुआत में इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। इसकी दौलत, जो दुनिया भर में मशहूर थी, सदियों की समृद्धि और तरक्की का प्रमाण थी। यह दौर भारत के लिए एक सुनहरा युग था, जो अक्सर पेश किए जाने वाले उस कहानी से बिल्कुल अलग था जिसमें भारत को पश्चिम से पिछड़ा हुआ बताया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत का ग्लोबल जीडीपी में चौंका देने वाला 24.4% हिस्सा था, जो उस समय किसी भी यूरोपियन पावर से कहीं ज्यादा था। तुलनात्मक रूप से यूरोप, जिसे अक्सर धन और उन्नति का केंद्र माना जाता है, भारत के सामने फीका पड़ता था। उसका कुल मिलाकर इकोनॉमिक आउटपुट भारत के मुकाबले बहुत कम था, जो समृद्धि में भारी अंतर को दर्शाता है। यह आर्थिक प्रभुत्व कोई नई बात नहीं थी। यह भारत के इतिहास में गहराई से जमी हुई थी, जिसे सदियों के स्थिर शासन, मजबूत व्यापार और फलते फूलते कारीगरों के अर्थव्यवस्था ने पोषित किया था। भारत की आर्थिक शक्ति का आधार उसके व्यापारिक नेटवर्क, कारीगरों की कुशलता और कृषि उत्पादन में था। इस युग में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ, जो सभी एक मजबूत आर्थिक नींव पर आधारित थे। हालांकि भारत की आर्थिक शक्ति केवल बादशाहों और महलों की कहानी नहीं थी। यह लाखों बुनकरों, किसानों, व्यापारियों और कारीगरों की कहानी थी, जिन्होंने भारत की आर्थिक शक्ति की रीढ़ बनाई। सूरत, मुर्शिदाबाद और ढाका जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जीवंत केंद्र के रूप में उभरे। ये हलचल भरे केंद्र विभिन्न संस्कृतियों और व्यापार के संगम स्थल के रूप में कार्य करते थे, जो दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित करते थे। सूरत विशेष रूप से भारत के आर्थिक ताज का एक रत्न था। यह कपड़ा निर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इसके कुशल बुनकर उत्तम रेशम और सूती कपड़े बनाते थे, जो सभी महाद्वीपों में प्रतिष्ठित थे। ये शहर केवल व्यापारिक चौकियां नहीं थे, वे भारत के उन्नत शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के प्रमाण थे। चौड़ी सड़कें, चहल पहल वाले बाजार और प्रभावशाली बंदरगाह सुविधाओं ने माल और लोगों के सुचारू प्रवाह को सुगम बनाया, जिससे वैश्विक व्यापार में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई। व्यापार किए जाने वाले सामानों की मात्रा और विविधता चौंका देने वाली थी। भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मसाले, रेशम, कपास और नील का प्रवाह होता था। यूरोपीय राष्ट्र इस आकर्षक व्यापार का एक हिस्सा हासिल करने के लिए उत्सुक अपने जहाज़ों को चांदी और सोने से लदे हुए भेजते थे, जो वैश्विक बाजार में भारतीय सामानों के मूल्य का प्रमाण है। कीमती धातुओं के आगमन ने भारत के धन को और मजबूत किया, जिससे उसके दरबारों और शहरों के वैभव और भव्यता में योगदान मिला। भारत की आर्थिक ताकत पूरी तरह से उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर नहीं थी। एक मजबूत घरेलू बाजार, जो एक कुशल कारीगर वर्ग और एक संपन्न कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित है, ने इसकी समृद्धि का आधार बनाया। भारतीय कारीगर अपनी शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उत्तम वस्त्रों से लेकर जटिल आभूषणों और बारीक धातु के काम तक उनके कौशल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मांग थी। यह कारीगर अर्थव्यवस्था केवल शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं थी। पूरे भारत के गांवों में अपने कुशल कारीगर थे, जो स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करते थे और जीवंत आंतरिक व्यापार नेटवर्क में योगदान करते थे। कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ औपनिवेशिक भारत में फली फूली। किसानों ने समय परीक्षित तकनीकों और परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करके बढ़ती आबादी का समर्थन करते हुए खाद्यान्न का अधिशेष सुनिश्चित किया। यह कृषि अधिशेष केवल जीविका का स्रोत नहीं था, यह भारत के आंतरिक व्यापार में एक प्रमुख वस्तु भी थी, जो आर्थिक गतिविधि को और उत्तेजित करती थी। आंतरिक और बाहरी व्यापार के इस जटिल जाल को सुगम बनाना एक परिष्कृत वित्तीय प्रणाली थी। औपनिवेशिक आख्यानों के विपरीत, जिसमें भारत को वित्तीय बुनियादी ढांचे की कमी के रूप में दर्शाया गया था, वास्तविकता बहुत अलग थी। स्थानीय बैंकिंग प्रणाली, जिन्हें हुंडी के रूप में जाना जाता है, ने बड़ी दूरी पर व्यापार और ऋण की सुविधा प्रदान की। विश्वास और प्रतिष्ठा पर काम करने वाले इन देशी बैंकिंग परिवारों ने ऋण, विनिमय के बिल और धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान की, जो भारत के आर्थिक इंजन की जीवनदायिनी थी। इस वित्तीय प्रणाली का आधार एक स्थिर मुद्रा थी, जो औपनिवेशिक शासकों की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। मुघल चांदी का रुपया अपनी शुद्धता और स्थिरता के लिए प्रसिद्ध न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था, जिससे व्यापार और निवेश को और बढ़ावा मिला।
व्यापार, वित्त और कुशल श्रम के इस जटिल नेटवर्क ने एक आत्मनिर्भर आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया। शहर केवल संसाधनों के उपभोक्ता नहीं थे, वे उत्पादन के केंद्र भी थे, कच्चे माल में मूल्य जोड़ते थे और पूरे उपमहाद्वीप में तैयार माल वितरित करते थे।